नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये डिजिटल सर्विस टैक्स के बारे में है, डिजिटल सेवा कर के बारे में है। काफ़ी बार ये फॉरेन कंट्री से हमको, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से हमको ये सुनने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे जो डिजिटल सर्विस टैक्स है ये काफ़ी भेदभावपूर्ण है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि डिजिटल सर्विस टैक्स क्या होता है और क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण है भी या नहीं है, और क्या और दूसरी कोशिश, अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं इसको रिप्लेस करने के। इनके बारे में भी हम इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड के बारे में है। हाल ही में गवर्नमेंट के द्वारा ये आशंका जताई जा रही है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड जो है वो रिटेल मार्केट के लिए ओपन कर सकता है। मतलब एक कॉमन इन्वेस्टर जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो है, वो भी अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में इन्वेस्ट कर पाएगा। तो उसी के बारे में भी हम इस आर्टिकल में जानेंगे। अंत में जैसे आपको पता है न्यूज इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेस और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो के और भी कुछ कोर्सेस है। इन्हीं में से एक नया कोर्स आने वाला है लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन, IBBI। तो ये कोर्स जो है ये 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये कोर्स जरूर विजिट करिए। तो चलिए आज का MCQ देखते हैं। वह यह है कि टाइनवैन-1 ये एक मार्स मिशन है जो निम्न में से किस देश के द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन ए है UAE, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, या ऑप्शन डी चीन। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज का वर्णनात्मक प्रश्न देखते हुए यह है कि डिजिटल सर्विस टैक्स DST या डिजिटल सेवा कर क्या है और ये कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को एक लाभ पहुंचाता है या योगदान करता है। आप अपना उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है डिजिटल सेवा कर के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, इनकी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है और उसमें ये पाया गया है कि भारत में लगने वाला जो DST है, डिजिटल सर्विस टैक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी एंड इनकंसिस्टेंट है जो इंटरनेशनल टैक्सेशन प्रिंसिपल है उससे। तो भारत के DST की बात करें तो 2016 में अखिलेश रंजन कमेटी रिपोर्ट आई थी। उसमें सजेस्टेड टैक्स टू क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन बिजनेसेस विच डू नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस। तो इसका जो ट्रेस है, इसकी जो उत्पत्ति है, ये हमें अखिलेश रंजन कमेटी की जो रिपोर्ट है उससे मिलते हैं जो 2016 में आई थी। तो यहाँ पर एक समान प्लेइंग फील्ड हो, मतलब जो बिजनेसेस फिजिकल रूप से प्रेजेंट है, भौतिक रूप से प्रेजेंट है भारत में, और जो फिजिकल रूप से प्रेजेंट नहीं है, उन दोनों को एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा जो है वो समान स्तर की हो, इसलिए एक ऐसा टैक्स लाने की बात की गई। तो ये भारत में बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द इक्वलाइजेशन लेवी ऑन एडवर्टाइजिंग सर्विस एट 6%। तो इसी को देखते हुए DST इंट्रोड्यूस किया गया, जो जिससे भारत पहली कंट्री बन गई जो कि जिसने इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो इम्प्लीमेंट किया, जो कि एडवर्टाइजिंग सर्विसेज पे 6% है। उसके बाद में स्टेप टेकन आफ्टर OECD फेल्ड टू रीच अ कंसेंसस ऑन सच टैक्स। अब ऐसे इस प्रकार के एक टैक्स लाने की बात तो काफी लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई टैक्स आया नहीं था। OECD जो है इनकी इस पर काफी वार्ता चली, लेकिन कोई रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखा। उसके बाद में ही DST जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, राइटर ने इस आर्टिकल में ये बताया गया है। उसके अलावा अगर हम देखें 2020 में एक्सपांडेड द न्यू इक्वलाइजेशन लेवी स्कोप इंक्लूडिंग टू ई-कॉमर्स। तो ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है इसका जो दायरा है वो और बढ़ा दिया गया और ई-कॉमर्स जो है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जा चुका है। तो अगर हम देखें तो ये लेवी जो है ये अपने आप में टेम्परेरी नेचर की है, ये परमानेंट नहीं है, ये एकदम
स्थिर रूप में नहीं, ये एक अस्थिर रूप में है, मतलब टेम्परेरी है, फॉर टाइम बिंग इसे लाया गया है। अगर OECD अपने कंसेंसस पे आ जाते हैं तो उसके बाद में हो सकता है ये लेवी निकाल दी जाए और OECD के द्वारा जो भी एक कंसेंसस बंदी है, जो भी निर्णय लिया जाता है उसी अनुसार कोई भी लेवी इंट्रोड्यूस की जाएंगे, कोई भी टैक्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा हमारी कंट्री में भी। तो अगर हम ऐसा ही DST देखें तो ये यूनाइटेड किंगडम में भी है। अब यूनाइटेड किंगडम और भारत के DST में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। तो भारत में ये देखने को मिलता है कि ये जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उस पर लेवी किया जाता है, उस पर टैक्सेशन किया जाता है। वही यूनाइटेड किंगडम में देखें तो जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका फायदा है, उसके ऊपर ये टैक्स किया जाता है। तो ये दो सबसे बेसिक अंतर है। तो यहाँ पर एक DST में हमको यूके का DST में ये देखने को मिलेंगे कि अगर आपका जो प्रॉफिट है ये नेगेटिव है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन भारत में हम जैसे कि रेवेन्यू देखते हैं, केवल प्रॉफिट नहीं देखते हैं। तो अगर आपका प्रॉफिट नेगेटिव भी रहा तो भी आपको टैक्स देने की आवश्यकता होगी आपके रेवेन्यू को देखते हुए। उसके अलावा यूके का DST कहता है कि ओनली ऑन 50% रेवेन्यू इफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व 3 जुरिस्डिक्शन। तो केवल 50% जो रेवेन्यू है उस पर आपका टैक्सेशन लगेगा अगर उसमें उस ट्रांजैक्शन में 3 जो क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन है, वो इन्वॉल्व हो। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन भारतीय DST में नहीं है। उसके अलावा अगर कंपनी उसकी इन्वेंट्रीज बेचती है, उसके एसेट्स बेचती है, तो यूके में उस पर टैक्स नहीं लगता है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर इन्वेंट्री बेचती है तो उस पर भी ये टैक्स लगेगा। उसके अलावा अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो यहाँ पर 3 ऑप्शन रहते हैं। अगर आपके टैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है तो यहाँ पर एक पुनर्विचार की स्थिति तो बनती है। तो उसको देखते हुए जैसे हमने चर्चा करी, OECD जो है ये अगर कोई कंसेंसस बना लेती है या ये कोई डिजाइन लेकर आती है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का भी हमारे पास में ऑप्शन आता है कि अगर ये भी कोई डिजाइन लेकर आते हैं जो कि हमारी स्थिति को प्रतिकूल हो तो हम इसे भी लागू कर सकते हैं। उसके अलावा बायलैटरल नेगोशिएशन कर सकते हैं। द्विपक्षीय जो है ये हम एक द्विपक्षीय स्तर पर भी हम एक टैक्स फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो आज का दूसरा आर्टिकल है ये है डायरेक्ट एक्सेस टू गवर्नमेंट गिल्ड बॉन्ड। अब गवर्नमेंट गिल्ड बॉन्ड क्या है? गवर्नमेंट गिल्ड बॉन्ड मतलब सुनहरे बॉन्ड से ये मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड है। अब इसको गिल्ड क्यों कहा जाता है उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि समाचार में क्यों है। तो RBI ने यहाँ पर प्रपोज किया है टू प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू रिटेल इन्वेस्टर्स टू इट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहती है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स है, इनको अभी तक जो एक्सेस होता था, जो पहुंच होती थी, ये जो बिग नेटवर्थ वाले इंडिविजुअल्स होते थे उन्हें रहते थे, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को रहते थे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को अभी तक इनका एक्सेस नहीं था। तो अब ये रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मिलना चाहिए, ऐसा RBI ने प्रपोज किया है। अब जान लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है। सो डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड कंसीडर द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमें कोई भी कॉरपोरेशन के लिए, कोई भी कंपनी के लिए पैसा चाहिए तो ये दो तरीके से आता है। एक तो इक्विटी से कि आप आपकी हिस्सेदारी बेचकर पैसे जमा करते हो आपके कॉरपोरेशन के लिए। दूसरा, आप उधार ले सकते हो, डेट ले सकते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। तो गवर्नमेंट को भी अपने कार्यों को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट ऐसे केस में डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। तो उन्हीं में का एक इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, इसीलिए इसको सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ पर प्रपोजल क्या है? The proposal, retailers will be able to buy government securities directly through RBI's retail direct facility। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये RBI रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी के द्वारा रिटेलर्स जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो खरीद सकेंगे। तो यहाँ पर एम्ड एट डीपनिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज market and to help smooth selling of government's large yearly borrowing program of 12 लाख करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो एक बोरोइंग प्रोग्राम है
उसको और बड़ा करने के लिए, उसका दायरा और एक्सपांड करने के लिए, फैलाने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम लाया जा रहा है। तो इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि जो हमारा बोरोइंग प्रोग्राम है 12 लाख करोड़ रुपए का, इसे और आसान बनाया जाए, जिससे गवर्नमेंट आराम से बोरो मार्केट से कर सके। तो ये इसका ये उद्देश्य है। उसके बाद में ओपन डोर टू दिस रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट फॉर रिटेलर्स। तो यहाँ पर रिटेलर्स के लिए ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद में इसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं? इसकी इम्प्लीकेशन हो सकते हैं विल सपोर्ट गवर्नमेंट्स एक्सपांडिंग बोरोइंग प्रोग्राम एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन टू फिक्स्ड डिपॉजिट एंड बैंक एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक बड़ा बोरोइंग मार्केट यहाँ पे मिल जाता है। तो इनके बोरोइंग प्रोग्राम को बड़ा कर सकती है, इसका दायरा सरकार बढ़ा सकती है। उसके अलावा जो फिक्स्ड डिपॉजिट है बैंक्स के और डेट इंस्ट्रूमेंट, इनके लिए एक बहुत अच्छा कंपटीशन भी आएगा। उसके अलावा अगर हम देखें हाउ कैन इन्वेस्टर बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इन्वेस्टर्स को कैसे फायदा पहुंच सकता है? सबसे पहले सेफेस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट, एडिशनल एवेन्यू बिसाइड एफडी, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स एंड बॉन्ड फंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो इसके अलावा जैसे एफडी हो गए, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गए, टैक्स फ्री बॉन्ड्स हो गए, उनके अलावा ऐसा कोई हमारे पास में सेफेस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो ये अपने आप में सेफेस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा इन्वेस्टर्स को ये भी फायदा हो सकता है कि वो यहाँ से इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा इनको कैपिटल गेन भी यहाँ से होगा। सो बाय ट्रेडिंग, जैसे ट्रेडिंग के माध्यम से इनको मिलता है। उसके अलावा लो री इन्वेस्टमेंट रिस्क, कि यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो बहुत ही लो रहता है। तो ऐसे लोग जो 20 से 30 ईयर का लॉक इन पीरियड जो है उनके लिए ठीक है, उनके लिए ये स्कीम काफी अच्छी हो सकती है। उसके अलावा रिस्क इन्वॉल्व कैन बी हाईली वॉलेटाइल, नॉट गुड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। तो जो एक ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए इतनी प्रतिकूल, इतनी अच्छी स्कीम नहीं है। राइटर ने अंत में ये सजेस्ट किया है। तो चलिए आप देख सकते हैं कैसे एफडी और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उनसे कितना रिटर्न आया है, उसका एक कंपैरिजन दिया हुआ है। तो चलिए आज का न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। रेयर डिसीज और रेयर मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA टाइप 1 ये जो बीमारी है, इसकी जो थेरेपी होती है ये 16 करोड़ रुपीस की होती है। तो यहाँ पर बड़ा अनोखा इसका एक तरीका है कि जो स्विस ड्रग मेकर है नोवार्टिस फॉर SMA चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये इनके लिए एक लॉटरी करते हैं हर 2 वीक में। जिस भी बच्चे का लॉटरी में नाम आता है उनको ये थेरेपी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उनको दी जाती है। तो हाल ही में कर्नाटक से एक बच्चे को ये थेरेपी के लिए लॉटरी में उसका नाम आया। सो द थेरेपी ज़ोलगेंस्मा, वन टाइम इन्फ्यूजन दैट टेक्स अराउंड आर। तो ये 1 टाइम इन्फ्यूजन होता है इस थेरेपी का, ये जो मेडिसिन है इस थेरेपी में दी जाती है। तो इस थेरेपी में होता यह है कि जो नर्व सेल्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, जो कि कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन से मसल्स की ओर। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।